हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार अब कैट जैसे जैसे पास आते जा रहा है वैसे वैसे बच्चों की स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि सर हम मॉक्स दे रहे हैं, हमारे मॉक्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, हमें किस तरीके से मॉक्स का एनालिसिस करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जिस स्ट्रैटेजी को अगर आप अडॉप्ट करोगे एनालिसिस के लिए तो डेफिनेटली आपके मॉक्स का स्कोर इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। तो फ्रेंड्स अगर आपने मॉक दिया, मान लीजिए आपने 2 घंटे का फुल लेंथ मॉक दिया और 2 घंटे का मॉक देने के बाद आपको लगता है कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो और आप देखना चाहते हो कि एनालिसिस किए भाई आपकी परफॉर्मेंस में गलती क्या क्या हुई, तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हमें किन क्वेश्चंस को देखना है जो क्वेश्चंस हमने स्किप कर दिए। मान लीजिए मॉक के अंदर टोटल 66 क्वेश्चंस थे एंड यू अटेम्प्टेड ओनली प्रोबेबली से 40 और 30 क्वेश्चंस हार्डली। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए थे उनको सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है और उन सारी क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है। ठीक है, स्किप करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि भाई क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉर्मूला याद नहीं था, शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, स्ट्रेस हो गया मॉक के अंदर, जो भी चीज थी। इन सारे क्वेश्चंस को जिनको आपने स्किप किया अब बिना टाइमर लगाए, यानी कि 2 घंटे के मॉक देने के बाद अब टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हमें ट्राई करना है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो क्वेश्चंस हमने स्किप कर दिए थे। अब स्किप करने के बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को अब हमें देखना है वो हैं जो क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए थे। अब मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे जिसमें से आपके 15 गलत हो गए और 25 सही थे। अभी ये 25 वालों पे तो हम बाद में आएंगे, पहले इनको देखें जो ये 15 गलत हो गए तो ये गलत हुए क्यों, क्या कॉज थी इस मिस्टेक की। अब मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जो जजमेंट थी क्वेश्चन को लेके वही गलत हो गई, आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, कॉन्सेप्ट गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया, गलत क्वेश्चन चूज कर लिए। तो ये सारी कुछ कॉमन एरर्स है जो आपको पता लग जाएगी यार आपने गलती क्या करी। या कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब बच्चों को, तो गलती सबसे ज्यादा होती है। और आप अपने साथ एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं उन एरर्स का जो कॉमनली आप करते हैं, क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि यार ये एरर मैं कॉमनली करता हूं, उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन कर लें किसी भी रजिस्टर के अंदर या डायरी के अंदर, तो वो एरर फ्यूचर में रिपीट होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी यहां से बढ़ेगी। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जिनको स्किप किया, उसके बाद वो क्वेश्चन जो गलत हो गए। अब आएंगे उन क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चन सही हुए हैं। मान लीजिए जो हमने 40 क्वेश्चन करे थे उसमें से 25 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। अब हमें इन 25 क्वेश्चंस के लिए क्या देखना है कि क्या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही तो कर लिया, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट कर लिया। मान लीजिए 2 मिनट की बजाय किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने 4 या 5 मिनट लगा दिए, तो यानी कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको देखना है कि भाई किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आपने ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। जो क्वेश्चन सही करे हैं क्या उनका कोई इजियर मेथड है सॉल्व करने का, वो आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। ऑल्टरनेट मेथड्स भी दिए होते हैं, हो सकता है आपने किसी लॉन्ग मेथड से किया और शॉर्टकट मेथड हो उस क्वेश्चन को करने का, तो वो भी अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये भी देखना है कि यार गलती से सही हो गया या जेन्युइनली लॉजिक से सही हुआ है। लॉजिक से सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्लूक से सही हुआ है तो ये सही नहीं है। आपको ये देखना है कि भाई क्या था, मतलब जो आप सोचते हो सही वही था, आपका लॉजिक वही था, या आपने फ्लूक कर दिया और वो जाके हिट हो गया। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन स्किप करे, फिर जो गलत करे और फिर जो सही करे, और इनका बेटर मेथड देखना है करेक्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है वो है क्वेश्चन पिकिंग, कि आपको ये देखना है कि क्या आपने करेक्ट क्वेश्चंस पिक करे, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एंड स्पेशली एग्जाम्स लाइक कैट एंड जैट, दे आर नॉट अबाउट doing all the questions, it's all about picking the right set of questions and doing them correctly। तो इसीलिए आपको देखना है कि भाई जो भी करेक्ट क्वेश्चंस क्या आपने पिक करे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजी क्वेश्चन स्किप हो गया और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हो गया। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि ना ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करना है और ना ही इजी क्वेश्चंस को स्किप करना है, क्योंकि क्वेश्चन पिकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी क्वेश्चंस अगर हम पिक कर लेते हैं तो फिर जेन्युइनली हमारा स्कोर भी बूस्ट होता है। उसके बाद एक रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना है कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि मॉक आपने दिया उसके बाद एक रिकॉर्ड बना लो, चाहे एक्सेल शीट बना लो, चाहे रजिस्टर बना लो, कुछ भी बना लो। उसमें ये लिखो कि भाई क्वेश्चंस कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने छोड़ दिए, कितनी करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे और क्या आपका स्कोर रहा।
इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई टाइम एंड अगेन जितने भी आपने मॉक्स दिए उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो जो आप मॉक देते जाओगे उसके अंदर आपको कौन से न्यू कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए मिले, क्या टेक्निक्स आपने सीखी, न्यू टेक्निक्स आपने देखी सॉल्यूशंस के अंदर, तो इनका भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो अपने रजिस्टर के अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करने से आपके पास हमेशा एक ये डेटा रहेगा कि हाँ यार मेरी गलती कहाँ होती है और उस गलती को मुझे रिपीट नहीं करना। इसके अलावा जब आप मॉक सबमिट कर दो तो उसके बाद आप स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपको पता लग जाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मान लीजिए आपको पता लग जाए कि भाई अरिथमेटिक आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये आपको लग जाए DILR के अंदर मैं टेबल्स एंड केसलेट कर लेता हूँ, VARC के अंदर मैं VA पार्ट कर लेता हूँ। आपको आपके वीक एरियाज भी पता लग जाएंगे कि यार मैं ज्योमेट्री में वीक हूँ, या मैं एल्जेब्रा में वीक हूँ, नंबर सिस्टम में वीक हूँ, DI में वीक हूँ, RC में वीक हूँ। तो इन जब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको पता लग जाएंगी तो आप एक न्यू स्ट्रैटेजी अपनी फॉर्मुलेट कर सकते हो नेक्स्ट मॉक के लिए, एज वेल एज जो आपके पेन पॉइंट्स हैं उसके लिए आप अपनी मॉडिफाई भी कर सकते हो स्टडी प्लान। जो भी आप वीकली स्टडी प्लान, डेली स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हो उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसके अंदर वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, टॉपिक्स जिसके अंदर आपको ज़्यादा वीकनेस लग रही है या जिनकी वजह से आपका स्कोर गिर रहा है, तो ये आपको एक बेटर फीडबैक देगा। अब आप बच्चों के माइंड के अंदर आते हैं कि सर हमें कितने मॉक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्जाम से पहले, तो एज मैनी एज यू कैन, मिनिमम 20 to 25 मॉक्स तो आपको देने ही चाहिए। ये मिनिमम नंबर है, हाई एंड पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप 20-25 मॉक्स दे देते हो तो आपको एक्चुअली कैट के अंदर फिर कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी, इट विल बी जस्ट लाइक अनदर डे फॉर यू, और वो आप बहुत ईजिली फिर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर आपको 150 आवर्स का वीडियो कोर्स मिलता है जिसको आप चाहो तो विंडोज PC, एंड्रॉयड या आईफोन के अंदर ले सकते हो। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और 30 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 90 डेज का डे बाय डे स्टडी प्लानर भी मिलता है, और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है जिसके अंदर आप बेसिकली मॉक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।